साल 1980 में एक किताब प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था ट्रैक्स। इसे लिखा था रोबिन डेविडसन नाम की एक ऑस्ट्रेलियाई महिला ने। किताब की कहानी असल में उसकी जिंदगी की कहानी थी। साल 1977 में रोबिन ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े रेगिस्तान को पार करने का फैसला किया, जो एलिस स्प्रिंग्स से शुरू होकर हिंद महासागर के तट पर खत्म होता है। इस लंबे सफर पर उसके साथ 5 जानवर थे, 4 ऊंट और एक उसका पालतू कुत्ता। 9 महीने तक वह बंजर रेगिस्तान में भटकती रही। इस फिल्म की कहानी असल में उसी किताब पर आधारित है। फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी और इसका नाम भी ट्रैक्स ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिल्म की शुरुआत साल 1975 में ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन एलिस स्प्रिंग्स से होती है। रोबिन डेविडसन अपना घर-बार छोड़कर यहाँ आई थी क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान को पार करने का। मगर रोबिन के पास न तो रहने की जगह थी और न ही पैसे जिससे वह अपनी यात्रा कर सके। टाउन में आते ही सबसे पहले वह काम ढूंढने में लग गई। रोबिन ने कुछ खास लोगों को पत्र भी भेजे थे जिसमें उसने अपनी यात्रा का जिक्र किया था, लेकिन अभी तक किसी की तरफ से कोई मदद नहीं मिली थी। कुछ दिनों के लिए उसे टाउन में काम और रहने की जगह मिल जाती है, मगर अपने सफर के लिए उसे 3 ऊंट चाहिए थे, साथ ही जरूरी सामान और राशन भी। ऊंट इसलिए चाहिए थे ताकि वे उसका भार उठा सके। जब रोबिन किसी को भी अपनी यात्रा के बारे में बताती, सब लोग उसे पागल ही समझते थे। इसी टाउन में एक कैमल फार्म था जिसका मालिक कर्ट नाम का आदमी था। रोबिन उसके पास जाती है और अपने प्लान के बारे में बताती है, मगर कर्ट इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। असल में रोबिन उससे ऊंट मांग रही थी। कर्ट कहता है कि तुम्हारा प्लान बेकार है। इस पर रोबिन जवाब देती है कि 1935 में उसके पिता ने अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान को पार किया था, वह तो बेकार नहीं था। कर्ट नहीं मानता तो रोबिन समझाती है कि मैं एक मेहनती लड़की हूँ। तब कर्ट को एक ख्याल आता है। वह कहता है कि अगर तुम 8 महीने मेरे लिए बिना पैसे के काम करो तो मैं तुम्हें ऊंट संभालना सिखा दूंगा और 8 महीने बाद तुम्हें 2 ऊंट दे दूंगा। रोबिन पूछती है कि क्या हम कोई एग्रीमेंट साइन करें? कर्ट कहता है कि नहीं, मैं वादे का पक्का हूँ। कर्ट की पत्नी रोबिन को अपने घर में रहने के लिए कहती है, मगर रोबिन बाहर वीराने में अपना टेंट लगा लेती है। इन 8 महीनों में रोबिन ऊंटों के बारे में काफी कुछ सीख जाती है। कर्ट कोई अच्छा इंसान नहीं था, वह रोबिन से काफी काम करवाता था। कर्ट ने ही रोबिन को सलाह दी थी कि वह बिना जूतों के चलना शुरू करे ताकि उसके पैर पत्थरीली जमीन की आदत डाल सकें। रोबिन को नर ऊंटों के बारे में भी काफी कुछ पता चल जाता है कि मेटिंग सीजन में वे काफी खतरनाक हो जाते हैं और उन्हें काबू करना मुश्किल होता है। मगर इन महीनों में रोबिन उन्हें संभालना भी सीख लेती है। समय पूरा होने के बाद रोबिन कर्ट से 2 ऊंट मांगती है, जैसे कि उसने वादा किया था, मगर कर्ट अपने वादे से मुकर जाता है और रोबिन को अपने घर से निकाल देता है। रोबिन दुखी और निराश होकर वहाँ से चली जाती है। अभी भी रोबिन के पास रहने की कोई अच्छी जगह नहीं थी। उसे एक टूटा फूटा घर मिलता है जिसे वह अपना घर बना लेती है। यहीं पर एक और आदमी था जिसके पास भी ऊंट थे और जिसका परिवार कई सदियों से ऊंट पालने का काम करता था। उस आदमी का नाम सैली था। रोबिन उससे मिलने जाती है, अपनी यात्रा के बारे में बताती है और कर्ट के साथ जो हुआ था वह भी। सैली एक अच्छा इंसान था। वह रोबिन को सलाह देता है कि शायद उसे अपना फैसला बदल लेना चाहिए, क्योंकि जिस सफर की वह बात कर रही थी वह काफी खतरनाक था और हो सकता था कि वह मर भी जाए। मगर रोबिन अपनी बात से पीछे हटने वाली नहीं थी। सैली 1 महीने का काम लेने के बदले रोबिन को एक ऊंटनी देने के लिए मान जाता है। रोबिन को 3 ऊंट चाहिए थे, तो अब उसे 1 महीने के लिए सैली के लिए काम करना पड़ता है, जो वह खुशी से करती है। इसी दौरान रोबिन सैली से ऊंटों के बारे में और भी काफी कुछ सीख जाती है। इन्हीं दिनों रोबिन के कुछ दोस्त उससे मिलने आते हैं। रोबिन को इस हाल में देखकर उनके दोस्तों को उस पर तरस आता है। वे रोबिन को सलाह देते हैं कि अपने सफर को छोटा कर ले, मगर रोबिन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह एक अलग इंसान थी जो दुनिया की भीड़ भाड़ और लालच से दूर रहना चाहती थी। न तो रोबिन को वे लोग पसंद आते हैं, न उनकी बातें। उनमें से एक फोटोग्राफर जिसका नाम रिक था, वह रोबिन को मशवरा देता है कि नेशनल जियोग्राफिक वाले उसकी यात्रा को स्पॉन्सर कर सकते हैं। वैसे भी रोबिन को पैसों की जरूरत थी। अगले दिन ये लोग चले जाते हैं। 1 महीने का काम करने के बाद, जैसे कि सैली ने वादा किया था, वह रोबिन को एक ऊंटनी दे देता है। कुछ दिन बाद पता चला कि वह ऊंटनी प्रेग्नेंट है। रोबिन फैसला करती है कि वह थोड़ा इंतजार करेगी। एक दिन वह कर्ट के फार्म पर गई ताकि वह उससे अपने 2 ऊंट ले सके, मगर वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि कर्ट ने अपना फार्म किसी और को बेच दिया है। रोबिन ऊंटों वाले सौदे के बारे में उस आदमी जिसका नाम डेविड था से बात करती है, मगर वह आदमी मानने को तैयार ही नहीं था। कहता है कि कर्ट ने मुझे किसी सौदे के बारे में नहीं बताया। जब रोबिन देखती है कि वह आदमी ऊंटों को काबू नहीं कर पा रहा, तो वह उसकी मदद करती है। रोबिन की किस्मत अच्छी थी कि उस आदमी को उस पर दया आ गई और वह उसे 2 ऊंट दे देता है। ऊंट मिलने पर रोबिन बहुत खुश होती है। वह नेशनल जियोग्राफिक वालों को एक पत्र लिखती है जिसमें अपनी यात्रा के बारे में बताती है और स्पॉन्सरशिप की उम्मीद करती है। सफर पर निकलने से कुछ दिन पहले सैली ने रोबिन को एक सलाह दी थी कि अगर उसे कोई नर ऊंट अपनी तरफ भागता हुआ दिखे
तो वह एक पल के लिए भी न सोचे, बस उस ऊंट को शूट कर दे। सैली अपनी तरफ से रॉबिन को एक बंदूक देता है। रॉबिन ने अपने पिता और बहन को भी पत्र लिखा था, क्योंकि कुछ दिनों में ही वह अपनी यात्रा पर निकलने वाली थी। रॉबिन की बहन ने एक शादीशुदा जिंदगी चुनी थी और दिल ही दिल में वह रॉबिन के लिए भी यही चाहती थी कि वह एक सामान्य जिंदगी गुजार सके। मगर रॉबिन अलग थी। हाँ, पिता रॉबिन के हक में थे, क्योंकि वह खुद भी एक ट्रैवलर रह चुके थे। कुछ दिन बाद नेशनल ज्योग्राफिक वालों की तरफ से एक खबर मिलती है, जिसमें वे स्पॉन्सरशिप के लिए तैयार थे, मगर कुछ शर्तें थीं, जैसे कि उनका एक फोटोग्राफर सफर के दौरान उसकी तस्वीरें लेगा। वह फोटोग्राफर और कोई नहीं, रिक था। रिक रॉबिन के लिए सफर का कुछ जरूरी सामान ले आया था। फिर वह दिन भी आ गया जब रॉबिन को अपनी यात्रा पर निकलना था। वह अपने परिवार और सैली से अलविदा लेती है। जो ऊंटनी गर्भवती थी वह अब माँ बन चुकी थी। रॉबिन ने 3 ऊंटों पर अपना सामान लाद दिया था और ऊंट का बच्चा अपनी माँ के साथ चलता था। रॉबिन का कुत्ता डिगिटी भी इस यात्रा में उसके साथ था। रास्ते में छोटे गांव आते थे या कोई कस्बा, तो रिक वहीं रॉबिन का इंतजार करता और हर पड़ाव पर उसकी तस्वीरें लेता। धीरे धीरे रॉबिन की कहानी अखबारों में आने लगी। 29 दिन तक वह लगातार अपनी मंजिल की तरफ सफर करती रही। उसके रास्ते में माउंट ओल्गा नाम का एक पार्क भी आया, मगर पार्क रेंजर्स ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। इसका मतलब था कि रॉबिन को घूम कर जाना पड़ेगा, जो कि सफर को और लंबा कर देगा। वहीं पर वह डेरा डाल लेती है। रिक उससे मिलने आता है। रात को वह उसी के साथ बिताती है। माउंट ओल्गा के करीब रिक कुछ तस्वीरें भी लेता है और अगले दिन रॉबिन अपना सफर फिर से शुरू करती है। रिक कभी कभार उससे मिलता रहता था। रॉबिन को तस्वीरें लेना पसंद नहीं था और रिक हमेशा उसकी तस्वीरें लेता रहता था। एक दिन जब वे तूफान में फंसे थे, रिक उसकी मदद करने के बजाय उसकी तस्वीरें लेने लगता है। यह बात रॉबिन को बहुत बुरी लगती है। वह रिक पर गुस्सा करती है, मगर कई दिनों से अकेली होने के कारण वह रिक के करीब आ जाती है और दोनों अंतरंग हो जाते हैं। रॉबिन को रिक से कोई सच्चा प्यार नहीं था। दिन गुजरने लगते हैं और रॉबिन अपना सफर आगे बढ़ाती रहती है। कुछ दिन उसके लिए बहुत मुश्किल होते हैं और कुछ दिनों में थोड़ी राहत मिल जाती है। ऐसे करते करते 2 महीने गुजर जाते हैं। रॉबिन के ऊंट अब तक ठीक थे, मगर रॉबिन बहुत थक चुकी थी और कमजोर हो गई थी। एक दिन जब वह सोकर उठी तो उसके ऊंट गायब थे। वह काफी घबरा जाती है और रेगिस्तान में अपने ऊंटों को ढूंढने लगती है। काफी तलाश के बाद उसे ऊंट मिल जाते हैं। गुस्से में आकर वह अपना आक्रोश एक ऊंट पर निकालती है। कुछ दिन बाद वह एक गांव पहुंच जाती है जो वहां के आदिवासी लोगों का था। रिक और उसका एक साथी वहां रॉबिन का इंतजार कर रहे थे। 1-2 दिन रॉबिन को यहीं आराम करना था। अब रॉबिन के सामने एक नई समस्या थी। पता चला कि उसके रास्ते में एक ऐसा इलाका आएगा जहाँ के लोग उस जमीन को पवित्र मानते हैं और किसी बाहरी औरत का वहां जाना मना है। मतलब रॉबिन को घूम कर जाना पड़ेगा, जो कि उसके सफर को काफी लंबा कर देगा। हाँ, अगर कोई आदिवासी उसके साथ चलता तो वह सुरक्षित उस क्षेत्र को पार कर सकती थी। गांव के लोग किसी आदिवासी को भेजने के लिए तैयार भी थे, मगर लालच में आकर रिक उनकी कुछ रस्मों की तस्वीरें चुपके से ले लेता है, जो आदिवासियों को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वे रॉबिन की मदद नहीं करते। मजबूरन रॉबिन को वह लंबा और खतरनाक रास्ता लेना पड़ता है जहाँ मरने का खतरा था। फिर भी रॉबिन हिम्मत नहीं हारती और आगे बढ़ती रहती है। एक दिन जब वह आराम कर रही थी, उसने देखा कि 3 नर ऊंट उसकी तरफ आ रहे हैं। रॉबिन को सैली की बात याद आती है। वह तुरंत बंदूक उठाती है और उनमें से 2 ऊंटों को मार गिराती है। हालांकि यह करते समय उसे बहुत दुख होता है। जो रास्ता उसने चुना था वह एक भूल भुलैया की तरह था। वह कहीं भी खो सकती थी और इस इलाके में पानी भी नहीं मिलता था। एक दिन जब वह बहुत थक गई थी और आगे बढ़ रही थी, तब वह एक नदी के किनारे पहुंचती है। वहां वह रुकती है, नहाती है और ऊंटों को पेट भर पानी पिलाती है। तभी उसकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है, जिसमें से 3 आदिवासी और एक ऑस्ट्रेलियाई था जिसका नाम जोसेफ था। जब रॉबिन उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताती है तो वे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। जोसेफ कहता है कि तुमने जो रास्ता चुना है वहाँ गहरी खाइयां हैं, तुम आसानी से भटक जाओगी। रॉबिन समझाती है कि मैं सीधे रास्ते से नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ के मूल निवासी उस जमीन को पवित्र मानते हैं। जोसेफ रॉबिन की मदद करता है। वह अपना एक साथी जिसका नाम मिस्टर एडी था उसे भेजता है। वह एक आदिवासी था और उसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आती थी। वह इस यात्रा में रॉबिन का साथ देता है। वह अपनी भाषा में उससे बातें करता था। उसे रास्ता मालूम था, इसीलिए मिस्टर एडी की वजह से रॉबिन को खो जाने का खतरा नहीं था। कुछ दिन एडी उसके साथ रहता है। रास्ते में रॉबिन की मुलाकात ग्लेंडालू से होती है, जो खुद एक मशहूर यात्री था। रॉबिन एक दिन उसके साथ रहती है, अपने सफर के बारे में बताती है और उससे एक मदद मांगती है कि वह उसका एक पत्र नेशनल जियोग्राफिक वालों को भेज दे, क्योंकि रॉबिन को कुछ सामान चाहिए था। वैसे तो मिस्टर एडी का सफर यहीं तक था, मगर रॉबिन उससे और मदद मांगती है। एडी अपने जूतों की तरफ इशारा करता है कि इस लंबे सफर के लिए मेरे जूते सही नहीं हैं, तो रॉबिन ग्लेंडालू से नए जूते लेती है। दिन गुजरते लगते हैं और ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं। एक दिन कुछ पर्यटक इनके रास्ते से गुजर रहे थे। रॉबिन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई
कोई उसकी तस्वीरें ले, इसलिए वह उनके लिए नहीं रुकती और आगे बढ़ जाती है। रॉबिन अब कैमल लेडी के नाम से मशहूर हो गई थी, तो हर कोई उसे कैमल लेडी ही कहता था। एक दिन जब मिस्टर एडी कंगारू का शिकार करके लाता है और रॉबिन उस कंगारू को काटने वाली होती है, तो मिस्टर एडी उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ के नियम नहीं तोड़ने चाहिए, मतलब कि औरत किसी जानवर को नहीं काट सकती। खैर, वह रुक जाती है। 20 दिन बाद रॉबिन और एडी एक और गांव में पहुंच जाते हैं, जहां रिक उनका इंतजार कर रहा होता है, मगर एडी उससे आगे नहीं जा सकता था। अब रॉबिन के रास्ते में एक ऐसा रेगिस्तान आने वाला था जहां पानी नहीं होता। रॉबिन रुकने वालों में से नहीं थी, इसलिए रिक कहता है कि मैं कोशिश करूंगा जगह जगह तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम करूं, जो कि इतना आसान नहीं था। कुछ दिन बाद रॉबिन उस रेगिस्तान में कदम रखती है। वह उसके लिए सबसे कठिन समय था, क्योंकि वहाँ उसका दिमाग साथ छोड़ रहा था। उसे अजीब चीजें दिखाई देने लगी थी। वह काफी कमजोर हो चुकी थी और कभी कभी तो बिना कपड़ों के ही घूमती थी। एक दिन वह अपना कंपास भी खो देती है। काफी ढूंढने के बाद उसे कंपास तो मिल जाता है, मगर अब वह अपनी यादों में ही खो चुकी थी। फिर भी वह रुकती नहीं और एक दिन एक घर के सामने पहुंच जाती है। वह काफी देर तक वहीं खड़ी रहती है। उसे लगता है शायद यह भी उसका भ्रम है, मगर ऐसा नहीं था। एक बुजुर्ग औरत आकर उसे घर में ले जाती है। वे लोग उसे खाना देते हैं, नहलाते हैं। यह जानकर उन्हें भी काफी हैरानी होती है कि रॉबिन इतने लंबे सफर पर निकली है। कुछ दिन रॉबिन वहीं रहती है और फिर से अपने सफर पर निकल पड़ती है। एक दिन उसका कुत्ता प्यास की वजह से जहर पी लेता है। अपने डॉग को खो देने पर रॉबिन को बहुत ज्यादा दुख होता है। वह टूट जाती है, क्योंकि बचपन में भी उसने अपने कुत्ते को खो दिया था। अब रॉबिन अपनी मंजिल के करीब थी। वह एक जगह रुकती है। बहुत से जर्नलिस्ट्स और रिपोर्टर्स को रॉबिन की इस ऐतिहासिक यात्रा के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वे उससे मिलने आए थे, तस्वीरें लेने आए थे। मगर रॉबिन किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। वह बहुत दुखी थी। अब की बार दोनों समुद्र के किनारे मिलने वाले थे। रॉबिन ने लगभग अपना सफर पूरा कर लिया था। कुछ दिन वह रिक के साथ एक गांव में रहती है और उसके बाद वह अपने इस लंबे सफर को पूरा कर लेती है। समुद्र के किनारे रिक उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि बहुत से लोग उसे देखना चाहते थे, मगर रॉबिन को भीड़-भाड़ पसंद नहीं थी, इसलिए उसने एक अलग जगह चुनी थी जो सिर्फ रिक को मालूम थी। वहां पहुंचकर उसे बहुत खुशी होती है। वह पानी में जाती है और एक हैप्पी एंडिंग के साथ इस फिल्म का अंत होता है।